हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो पढ़ो में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था। महत्वपूर्ण काल और वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी फ्रेंड, प्रशासनिक इकाई थी शासन की, आज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला है फ्रेंड वैदिक काल। वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी इकाई थी फ्रेंड, उसको बोलते थे हम लोग जन। जन का हेड फ्रेंड राजन कहलाता था। जन का हेड क्या कहलाता था? राजन। जन आगे फ्रेंड बटा हुआ था विश्व में, जिसका हेड विश्वपति कहलाता था। विश्व बटा हुआ था आगे फ्रेंड ग्राम में, जिसका हेड ग्रामिणी कहलाता था। और ग्राम आगे बटा हुआ था फ्रेंड कुल में, जिसका हेड कुलप कहलाता था। कुल का हेड पिता होता था। जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में हमारे घर के हेड कौन होते हैं? हमारे पिता होते हैं। तो उसी तरीके से उस समय कुल के हेड भी पिता होते थे, जिनको कुलप कहा जाता था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट जो हमारे काल या वंश है वो है फ्रेंड मौर्य साम्राज्य। ये अशोक के समय की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई थी वो साम्राज्य कहलाती थी। साम्राज्य का हेड राजा होता था फ्रेंड। साम्राज्य का हेड कौन होता था? राजा। साम्राज्य आगे फ्रेंड बटा हुआ था प्रांत में। प्रांत का हेड कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांत आगे बटा हुआ था विषय में। विषय का हेड विषयपति कहलाता था। विषय बटा हुआ था ग्राम में। ग्राम का हेड ग्रामिक कहलाता था फ्रेंड। मौर्य साम्राज्य के बाद जो नेक्स्ट साम्राज्य है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश में फ्रेंड जो प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी देश। देश या राष्ट्र, ये इसके हेड को बोलते थे फ्रेंड गोपना। देश आगे बटा हुआ था प्रांत में, या फिर उसी को भुक्ति बोला जाता था। इसका हेड उपारिक कहलाता था। प्रांत या भुक्ति आगे बटा हुआ था विषय में। विषय का हेड विषयपति कहलाता था। विषय आगे बटा हुआ था विधि में, और विधि बटा हुआ था ग्राम में, तो ग्राम के हेड को ग्रामिक बोला जाता था। गुप्त वंश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये सवाल आ जाता है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, या फिर दंडापाशिक क्या थे? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी, या फिर ऐसे ही करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि गुप्त वंश में या गुप्त काल के समय पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक बोलते थे। पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होता था उस समय उसको चाट या भाट बोला जाता था। आप समझिए कि गुप्त काल में भू राजस्व आपके कुल उत्पादन का 1/4 भाग, मतलब 1/4 या 1/6 भाग आपको भू राजस्व के रूप में देना होता था फ्रेंड। गुप्त वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश है वो है चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वंश था चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बटी हुई थी राज्यम या राष्ट्रम में। मतलब सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो उसको राज्यम या राष्ट्रम बोलते थे, जो राजा द्वारा शासन किया जाता था, जिसपे मतलब राजा उसके शासक होते थे। राज्यम आगे बटा हुआ था मंडलम में। मंडलम का शासक गवर्नर कहलाता था। और पूरे राज्यम या राष्ट्रम टोटल 6 मंडलम में विभक्त थे फ्रेंड। मंडलम आगे बटा हुआ था कोट्टम में। कोट्टम नाडु में, और नाडु कुर्रम में। कुर्रम क्या है? एक ग्राम है। जिस तरीके से आज ग्राम है, उसी समय दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के समय ग्राम को कुर्रमो बोला जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो साम्राज्य है फ्रेंड वो है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों अलग अलग वंश है फ्रेंड, लेकिन फिर भी तीनों की जो प्रशासनिक इकाई है लगभग देखने में समान है। आप समझिए कि तीनों वंश के जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उसको राष्ट्र बोला जाता था, और उसके जो हेड होते थे वो राष्ट्रपति या गवर्नर कहे जाते थे। राष्ट्र आगे बटा हुआ था भुक्ति में, जिसका हेड उपरिक कहलाता था। भुक्ति मंडल या विषय में, जिसका हेड विषयपति होता था। मंडल या विषय आगे पतल में विभाजित था, जिसका हेड भोजपति कहलाता था। पतल क्या था? गांव का एक छोटा समूह था। जिस तरीके से आज पंचायत होता है, 4-5 गांव मिला के गांव के समूह, 4-5 गांवों के समूह को हम लोग आज पंचायत बोलते हैं। उसी समय पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के समय में 4-5 गांवों के समूह को पतल कहा जाता था। पतल आगे विभाजित था ग्राम में, जिसका हेड ग्राम प्रधान या लेखाकार कहलाता था। चलिए जो नेक्स्ट वंश है वो है मुगल वंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखते होंगे मुगल वंश से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुगल वंश का जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उस समय की, उसको साम्राज्य बोला जाता था, जिसका हेड राजा होता था। साम्राज्य आगे विभाजित था सूबा में। सूबा का हेड सूबेदार कहलाता था। आपको पता होना चाहिए कि पूरा साम्राज्य लगभग 45 सूबा में विभाजित था। तो सूबा का हेड सूबेदार कहलाता था। सूबा आगे बटा हुआ था सरकार में,
जिसको जिला भी बोलते हैं। सरकार बटा हुआ था आगे परगना में, और परगना ग्राम में विभाजित था। मैं बता दूं 2019 या 20 के यूपीएससी के पेपर में ये सवाल डायरेक्ट आ गया था कि सूबा, सरकार, परगना और साम्राज्य, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखे कि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है फ्रेंड, मैं बता दूं, मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि मैं वो एग्जाम खुद दिया था 2019 में, जब ये आया था कि मुगल वंश की प्रशासनिक इकाई को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे करके। तो ये आपको, इसीलिए मैं ये वीडियो काफ़ी सेपरेट करके बना दिया हूँ कि हर काल वंश का आपके पास प्रशासनिक इकाई को क्या बोला जाता था, सबसे बड़ा कौन था, उसके बाद वो किस में विभाजित था, फिर वो किस में विभाजित था, वो किस में, मतलब कि सबसे बड़ी इकाई कौन थी और सबसे छोटी इकाई कौन थी। आपको ये घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पता होना चाहिए फ्रेंड। चलिए, नेक्स्ट जो वंश है हमारे पास वो विजयनगर साम्राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई था फ्रेंड, उसको राज्य बोलते थे, जिसका हेड राजा कहलाता था। राज्य बटा हुआ था प्रांत में, और प्रांत बटा हुआ था फ्रेंड जिला में, और जिला आगे बटा हुआ था फ्रेंड गांव में। गांव का हेड लेखाकार, चौकीदार या भारतोलक कहलाता था। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। प्रशासनिक व्यवस्था की जितने भी इंपॉर्टेंट काल और वंश थी फ्रेंड, हम लोग उसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूं फ्रेंड। धन्यवाद।